हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकता हॉल में बैठकर संतरे खाते हुए टीवी देख रही थी और कुछ ही देर में टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो जाती है। कुछ समय बाद नितिका बाजार से सब्जियां लेकर आती है तो देखती है कि हॉल के फर्श और टेबल पर इधर उधर संतरे के छिलके फैले हुए हैं और एकता अजीब तरह से सोफे पर पसरी हुई खर्राटे मार रही है। तभी नितिका बोलती है, क्या हाल बनाया हुआ है घर का, कैसे सोफे पे पड़ी खराटे ले रही है महारानी। लगता है आज तो इसकी नींद का सत्यानाश करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर नितिका थैले को जमीन पर रखकर साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए साइड में पड़ी हुई झाड़ू को पकड़ती है और एकता के पास जाकर झाड़ू से उसकी जमकर सुताई करती है। 3-4 झाड़ू पड़ते ही एकता अचानक से अपनी पीठ खुजाते हुए जागती है और दर्द भरी आवाज में खुजाते हुए बोलती है, अरे मार डाला रे, कौन सी आत्मा चढ़ गई तुझ पर जो तूने झाड़ू माई बनकर मुझे सूट डाला। घर का काम तो तुझसे होता नहीं है। मैं जरा मार्केट क्या चली गई, तू सोफे पे पड़ी पड़ी खराटे ले रही है। मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं क्या, ये दूसरी झाड़ू कहाँ है रे बाबा। इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है और पास पड़ी सीख वाली झाड़ू उठाकर नितिका से 2-2 हाथ करने लगती है और दोनों ही सौतने सोफे पर चढ़कर तबीयत से एक दूसरे को सूतने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों आखिर ऐसा क्यों कर रही है। ये जानने के लिए चलिए हम कुछ समय पीछे चलते हैं। नितिका और शिखर की शादी उनके पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, फिर भी वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ ही समय पहले वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उसके पड़ोस में एकता नाम की एक मराठी लड़की रहती थी। एक दिन जब एकता अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाल सुखा रही थी, तभी शिखर भी अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था। तभी एकता की नजर शिखर पर जाती है और उसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो खुद से बोलती है, अइगो, मेरी सुबह इतनी छान होगी, मेरे को तो यकीन च नहीं हो रहा। ये कितना हैंडसम है रे, लगता है कोई नया रहने को आया है। चल कुछ मांगने के बहाने इसको करीब से देख कर आती है। वो इतना बोलती ही है कि तभी शिखर की नजर भी उस पर पड़ती है और वो भी उसे देखता रह जाता है और एकता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और तभी शिखर खुद से बोलता है, ये क्या था, जब तक वो गई नहीं मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था। शिखर कंट्रोल यार, इस माया नगरी की लड़कियां खतरनाक हो सकती हैं। शाम के समय उसके घर की डोरबेल बजती है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी नितिका वहाँ आकर दरवाजा खोल देती है और देखती है तो सामने एकता खड़ी है और वो बोलती है, वो मैं एकता आपके सामने वाले घर में रहती हूँ, तो पड़ोसी होने के नाते थोड़ी चीनी मांगने को आई, मिलेगा क्या। क्यों नहीं एकता, पहले अंदर तो आओ। शिखर, आप जरा किचन से चीनी ले आइए। हाँ क्यों नहीं। इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है और दोनों बैठकर बातें करने लगती है। कुछ ही देर में शिखर एक कटोरी में चीनी लेकर आता है और एकता के हाथ में देता है। तभी दोनों के हाथ एक दूसरे को टच करते हैं और दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगते हैं। तभी नितिका बोलती है, तुम दोनों के हाथ आपस में चिपक तो नहीं गए। शिखर, चीनी दे दी हो तो जरा हाथ छोड़ दीजिए। ओह सॉरी। कोई बात नहीं रितिका, वैसे भी जास्ती जोर से नहीं पकड़ा शिखर जी ने। वैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दिल्ली से आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की। हम यहाँ नए हैं तो तुम हमारे घर आती जाती रहना। इस अनजान शहर में अपनापन महसूस होगा। क्या बप्पा, सुबह जिस छोकरे को देखकर दिल की घंटी बजवाई, शाम को उसी की पत्नी से चीनी मांगने को आई। अच्छा, अब मैं चलती है। इस चीनी को हलवे में डालकर मस्त सा हलवा बनाएगी। फिर एक कटोरी हलवा मेरे लिए भी लाएंगी ना आप। इतना प्यार से बोलेगा तो मैं एक कटोरी क्या, पूरा कढ़ाई भर के हलवा लेके आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जाती है। इतना बोलकर वो चली जाती है और ऐसे ही कुछ देने के बहाने तो कभी कुछ लेने के बहाने एकता उनके घर आया जाया करती थी। वो नितिका की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। साथ ही शिखर भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। एक दिन जब नितिका घर पर ही नहीं थी
तभी एकता उसके घर आती है। उसी वक्त शिखर सामने आ जाता है और उसे ऐसे देखकर वो अपना होश ही खो बैठती है और उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, काश की नितिका की जगह तो मेरा मर्द होता। जब से तेरे को देखी है मैं अपना होश दैन सब भूल चुकी है। एकता, यानी तुम भी मेरे जैसा ही फील करती हो? तभी नितिका अचानक से वहाँ आ जाती है और उन्हें ऐसा देखकर बोलती है, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हो। नितिका देखो, ऐसा कुछ नहीं है। शिखर डोंट वरी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आई नो एक वाइफ होने के नाते मुझे तुम पर बहुत गुस्सा होना चाहिए था। मैं तुम दोनों की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। और दिल का क्या है, ये तो वैसे ही पागल है। कब किसको पसंद कर ले कोई नहीं जानता। नितिका तू काय बोलती, मेरे भेजे में तो कुछ नहीं घुस रहा। यही कि मेरे पीठ पीछे अफेयर करने से तो अच्छा है कि हम तीनों साथ में रहे मिलकर। मैं तुम्हारी पहली पत्नी और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी। मतलब मैं तेरी सौतन बनेगी वो तेरे को चलेगा, लेकिन तेरे से छुपकर हम मिले वो नहीं चलेगा। नितिका की बातें सुनकर शिखर को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो कुछ दिन बाद एकता और शिखर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तो तीनों साथ में खुश रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन हो तो बिना खनके वो कैसे रह सकते हैं। वैसे ही 2 सौतने भी कब तक प्यार से रहती। ऐसे ही एक दिन शिखर उन दोनों के लिए एक जैसी साड़ी लेकर आता है और दोनों को देते हुए बोलता है, तुम दोनों के लिए मैंने अपनी पसंद से ये साड़ियाँ ली हैं, बताओ कैसी लगी? शिखर तुम्हारी पसंद को क्या होता जा रहा है? अरे तुम्हें कब से ये भारी भरकम साड़ियाँ पसंद आने लगी? आई गो, मेरे को तो ये साड़ी खूब छान लग रही। शिखर जी मैं अभी इसको ट्राई करके आती है। ये जानबूझकर इतना खुश हो रही है ताकि शिखर जी के सामने अच्छी बन जाए। वैसे मुझे अपनी साड़ी से ज्यादा एकता वाली साड़ी अच्छी लग रही है, जरा दिखाना। इतना कहकर नितिका उस साड़ी को पकड़ लेती है, लेकिन एकता उस साड़ी को नहीं छोड़ती और दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी इसी खींचातानी में एकता बोलती है, तू ज्यादा शानी मत बन। तेरे को पसंद है ना ये साड़ी तो मैं दे देगी, लेकिन पहले मैं इसको पहनेगी, उसके बाद। तू भूल रही है शिखर की पहली पत्नी मैं हूँ। उनकी लाई हर एक चीज पर पहला हक मेरा बनता है। अरे तो अपनी वाली पहनना, मेरी वाली को लेने के लिए काय को काली फोकट झगड़ा करती है। छोड़ अब। उसके कहने पर नितिका साड़ी को नहीं छोड़ती, तो गुस्से में एकता उसकी बाल पकड़ लेती है, जिससे नितिका को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी चप्पल उतारकर अपनी सोतन को चप्पल पे चप्पल मारकर सूतने लगती है। दोनों के बाल भी खराब हो जाते हैं और दोनों को ऐसा करते देखकर शिखर तो हैरान रह जाता है और किसी तरह बीच बचाव करके दोनों को शांत करवाता है और साथ ही बोलता है, बस करो अब, एक दूसरे को दफना कर ही छोड़ोगी क्या? अब शुरुआत की है तो अंत भी तो करना ही पड़ेगा ना। शिखर इससे कह दीजिए, अगर आगे से इसने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी सौतन है। भूल जाएगी? अरे सौतन समझकर ही तूने मेरे को पेला है, मैं इससे बात ही क्यों कर रही हूँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है, अइला कितना सूता है रे बाबा, ये सौतन है कि चंडालन। लगता है चप्पल से सुताई के बाद अब गर्म पानी से सिकाई करनी पड़ेगी। हे भगवान, ये सोतन है या धोबन? चप्पल तो ऐसे मार रही थी जैसे धोबी कपड़े धोता है। आए मेरे कंधे। दोनों सोतने ऐसे ही एक दूसरे को कोसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों किसी न किसी बात में, कभी कंघी कभी सैंडल और कुछ नहीं तो बेलन से ही एक दूसरे को आए दिन सूता करती। ऐसे ही एक दिन नितिका सब्जी लेने मार्केट चली जाती है और एकता आराम से बैठकर संतरे खा रही थी और टीवी देखते हुए सो जाती है। दोनों एक दूसरे के झाड़ू बजा ही रही थी कि तभी वहाँ शिखर आ जाता है और उनको फिर से ऐसी हरकत करता देखकर जोर से चिल्लाकर बोलता है, बंद करो ये सब। अरे मुझे ये समझ नहीं आता कि भगवान ने मुंह दिया है तो उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय घर में पड़ी चीजों से क्यों एक दूसरे को सूतती रहती हो। इतना सुनकर दोनों शिखर की तरफ गुस्से से देखने लगती है और उन्हें देखकर शिखर डर कर खुद से बोलता है, कहीं ये दोनों अब मुझे सूतने का तो नहीं सोच रही? ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों मुझे?
हम दोनों के सौतन बनने की जड़ तो आप ही हैं। इतना बोलकर दोनों सोफे से उतरती है और शिखर को तबीयत से मिलकर सूतने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।